हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस केस के बारे में प्रैक्टिकल पहलू से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं आपको एक चीज जो शायद आप समझ गए तो आपके काफी काम आएगी। देखिए, मेंटेनेंस केस एक ऐसा केस होता है जिसमें अगर आपके विरुद्ध गलत ऑर्डर हो जाए, एक हद से ज्यादा ऑर्डर हो जाए, तो आप ना चाहते हुए भी सेटलमेंट पे आने को मजबूर हो जाते हैं, सामने वाले की डिमांड्स को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। और वहीं अगर आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर एक हद में हो जाए सही स्ट्रेटेजीज के साथ, तो सामने वाली पार्टी आपके सामने झुकने को रेडी हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हो ये केस एक रीढ़ की हड्डी है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की। अब जो मेंटेनेंस केस होता है, इसमें फाइटिंग कैसे करनी है, दिमाग से चलना है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, बहुत ही आराम से आपको बैठना है और टू द पॉइंट पिटिशंस बनानी है, इसके रिप्लाई बनाने हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मेंटेनेंस केस में बहुत ज्यादा बचाव आपके पास नहीं है, केवल जो आपका रिप्लाई होता है वही आपका सब कुछ होता है। इसलिए हमारा जितना फोकस होता है मेंटेनेंस केसेज में वो आपके रिप्लाई पर रहता है, आपके एफिडेविट पर रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको छोड़ करके किन्हीं अन्य चीजों पे अपना ध्यान फोकस करते हो, सामने वाले ने मेरे पे एलिगेशन लगा रखे, मुझे इसको खंडन करना है, मुझे इसके सबूत देने हैं, तो इसका कोई भी मतलब, कोई भी फायदा नहीं है। अब दोस्तों, यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। यदि आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप मेंटेनेंस केस को नहीं लड़ पाओगे। अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। देखिए, एक मेंटेनेंस केस था, अगर उसको अच्छे तरीके से लड़ा जाता, आपको मान लेते 5,000 रुपए मेंटेनेंस बनता, ठीक। बट ड्यू टू एनी मिस्टेक, किसी भी वजह से हो सकती है मिस्टेक, कोई भी रीजन हो सकता है, आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, लीगल रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से कोई गलती हो गई, यानी आपका रिप्लाई उस तरह से नहीं बना जिस तरह से बनना चाहिए था, आपने वो रणनीति फॉलो नहीं करी जो कि की जानी चाहिए थी, और क्या हुआ, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया बहुत ज्यादा। मान लेते हैं, चलो बहुत ज्यादा नहीं भी पकड़ते, 15,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। अगर आप सही से चलते, सही से आपका रिप्लाई होता, सही से आपकी स्ट्रेटेजी होती, 5,000 होता। अब साल का कितना जा रहा है, साल का जा रहा है 60,000। अगर 5,000 रुपये होता और अगर 15,000 हो रहा है तो साल का जा रहा है 1,80,000, यानी 1,20,000 रुपये आपने ज्यादा दे दिए विद इन अ ईयर। अब अगर आपने ये गलती पैसों की वजह से करी है, कई बार हमने देखा ऐसा कि जो क्लाइंट होता है वो कहता है कि सर ऐसा है कि वहां पे मेरे को फीस ज्यादा पड़ रही थी, वहां पे कम पड़ रही थी, मैं वहां चला गया। कई बार दोस्तों, लोग पैसे की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्वालिटी में, और ये कॉम्प्रोमाइज बहुत भारी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10-20 हजार रुपए तो अपने बचा लिए, लेकिन जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ तो आपको 1,20,000 रुपए सालाना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो क्या फायदा हुआ, आप दिमाग से सोचिए, कुछ भी नहीं। दूसरा दोस्तों, एक और चीज है कि हमें ना स्टेबिलिटी रखनी है। अभी हाल ही में एक मामला मेरे साथ आया, उस मामले में मेंटेनेंस का केस जस्ट अभी डला, केवल मीडिएशन की 2 डेट लगी, कुछ भी नहीं हुआ, और नेक्स्ट डेट पे हमको उसका रिप्लाई फाइल करना था, जिसके लिए मैंने पार्टी को बोला हुआ था कि आप एक दिन पहले आ जाइए, हम लोग रिप्लाई फाइल करेंगे। रिप्लाई बहुत टू द पॉइंट जैसे हम लोग चलते हैं, मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकल बना हुआ था, ये सोचते हुए कि लड़के का जो भी मेंटेनेंस हो बिल्कुल मिनिमम पे मिनिमम लगे, ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। अब दोस्तों, अब वो जब सब रिप्लाई बन गया, सामने वाला क्लाइंट कंफ्यूज हो गया, बोला सर ऐसा है, मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही है और मेरे को क्या करना है, अभी क्लैरिटी चाहिए। अब दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं, अभी एक सिंगल भी डेट आपकी नहीं लगी है, मेंटेनेंस केस अभी शुरू ही नहीं हुआ है, पहली डेट पे आपका अपीयरेंस होना है और हमें अपना रिप्लाई फाइल करना है। उससे पहले ही उन्होंने जब ये बात बोली, मैंने ठीक है आप जैसा चाहे फिर आगे बढ़िए, मैं हट गया बीच से। तो दोस्तों, यही चीज होती है। अब देखो, मेंटेनेंस केस में मैंने आपको हमेशा बताया कि मेंटेनेंस केस का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, आप में से पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मेंटेनेंस केस 4 साल 5 साल 6 साल से भी चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर मेंटेनेंस केस को बिल्कुल समरी ट्रायल की तरह ही लड़ा जाए, तो आप ये देख सकते हो कि जितने भी जजमेंट मैंने आपको अपने शहर के डाले होंगे, उनमें से एक भी जजमेंट ऐसा नहीं होगा हमारा जो कि 1 से 1.5 साल से ज्यादा मेंटेनेंस केस चला है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी अवधि ज्यादा हो गई, जहां आपके 1 से 1.5 साल लग रहे हैं, वहां आपके 3 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, तो आपका हैरेसमेंट भी उतने गुना बढ़ गया। मेंटेनेंस का ऑर्डर अगर आपका ज्यादा हो गया तो वो हैरेसमेंट भी आपका उतना गुना बढ़ गया। सेकेंडली, अगर आप दूर से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ट्रैवलिंग भी आपकी बढ़ गई। कहां जाके हिसाब बैठेगा, लगाओ, वो हिसाब बन जाएगा कि लास्ट में आपको मुंह मांगा देना पड़ेगा उनको। तो दोस्तों, ये मेंटेनेंस एक ऐसी ही चीज है, यहां पे ऑर्डर आपके फेवर में है तो सब चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं, ऑर्डर आपके अगेंस्ट है तो आपको सब चीजें छोड़नी पड़ सकती हैं, आपको घुटने पे आना पड़ सकता है, ये स्थिति है। तो अब आपको सिर्फ इतना सोचना है, जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, कि मेंटेनेंस केस में ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, अपने आप को स्टेबल रखना है और कोशिश करनी है टू द पॉइंट रिप्लाई दें, टू द पॉइंट एफिडेविट दें, और मेंटेनेंस की जो फिगर है वो मिनिमम से मिनिमम पे लाएं, और बस यही मकसद होना चाहिए। इधर उधर की चीज तो हम देखते भी नहीं। कई बार क्लाइंट कहता है कि साहब आपने, मैंने ये लिख के दिया था, आपने तो लिखा ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है उसकी कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिस चीज की वैल्यू है, जिस चीज की रिलेवेंसी है वो लिखा हुआ है। अब अधिकतर लोग तो ऐसे होते हैं जो समझते हैं चीजों को, मान जाते हैं,
कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है सर, आपको एक लिबर्टी दी, आप जैसा चाहो करो। लेकिन कई लोग नहीं मानते दोस्तों। अब जब नहीं मानता आदमी तो फिर हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है अभी आप वैसा कीजिए। लेकिन क्या होता है, फिर रिजल्ट बहुत बुरा हो जाता है। अब जब रिजल्ट आने के बाद वो हमको कहता है, फिर दोस्तों हमारे भी हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं। एक सलाहकार जो आपको सलाह दे रहा है वो काम होने से पहले सलाह देगा, उसकी सलाह काम आएगी। लाइक आर्ग्यूमेंट से पहले आपको सलाह दे दी, एफिडेविट फाइल होने से पहले सलाह दे दी, या आपका रिप्लाई फाइल होने से पहले किसी ने बता दिया कि भाई ऐसा आपका रिप्लाई फाइल होना चाहिए। बट जब ऑर्डर आपके हाथ में, आप क्या करोगे? अब अगर आप अपर कोर्ट्स में चैलेंज भी करोगे तो नीचे की प्रक्रिया थोड़ी चेंज हो जाएगी। जो रिप्लाई आपका नीचे फाइल हुआ आप तो वही जाएगा, क्योंकि एलसीआर तो तलब होगी। यानी जो पुराने आपके रिकॉर्ड्स हैं, डब्ल्यूएस है, पिटीशन है, एफिडेविट है, वो सारी चीजें तो वहां वैसे ही पड़ी जाएंगी। अगर फॉल्ट उन्हीं में है तो फिर क्या कर लोगे? फिर तो आपको अपर कोर्ट में भी राहत नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों ये चीज ऐसी है कि आप अगर ध्यान से चलेंगे तो सब कुछ आपका हो सकता है। और मेंटेनेंस केस में अगर थोड़ी सी भी गलती हमारे से हो गई, चाहे गलती से ही गलती हो गई, तो भी दोस्तों बहुत भारी पड़ जाएगी। और मेरा बहुत सिंपल सा हिसाब रहता है, अगर कोई ये कह रहा है कि सर ऐसा है, मुझे ऐसे चलना है, तो मैं उसे पूरी लिबर्टी दे देता हूं कि ठीक है चलो, बहस नहीं। क्योंकि कारण क्या है दोस्तों, आज के समय पे ना, अगर आप किसी को कुछ ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो उसको लगेगा इसी आदमी का कोई फायदा हो रहा होगा इसलिए बोल रहा है, तो लेट हिम गो, टाइम विल गिव बेटर आंसर। बस दोस्तों ऐसा होता है कि वक्त फिर जो आंसर देता है, जो चीज हम ठोकर खा के सीखते हैं, लेकिन सीख तो जाते हैं पर वो ठोकर तो लग चुकी है, फिर उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके मेंटेनेंस केस चल रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलिए, इत्मीनान से चलिए, इसमें ठंडक रखिए। सबसे मेन, आप उतावले रहते हैं ना जब, पल पल में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप एक के बाद दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरे से, तीसरे के बाद चौथे से, आपके केस की वो हालत हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो दोस्तों, हर एक आदमी अलग राय देगा ना। मान लो एक आदमी है, उसके पेट में दर्द हुआ, एक डॉक्टर पे गया, उसे आराम नहीं आया, दूसरे पे क्या कहोगे, वो वाला डॉक्टर अच्छा है, उससे मुझे आराम आया था। तीसरे के पास गए, वो बोलेगा वो वाला डॉक्टर अच्छा है, उससे मुझे आराम आया था। चौथे पे गए, आप कहाँ कहाँ जाओगे? आप किस किस के पास जाओगे? किस किस की बात को मानोगे? कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे तो आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा। जब आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं है तो फिर तो आपके लिए वो लोग ज्यादा अच्छे हैं जो कि मीठी छुरी की तरह चलते हैं। यानी कि मीठी मीठी बातें करनी, बरगलाना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अरे तुम्हारा तो मेंटेनेंस बनेगा नहीं। आधे से ज्यादा फोन कॉल मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि सर हमें तो एक आ गया, तुम्हारा मेंटेनेंस बनेगा नहीं, तुम चिंता मत करो। और हम क्या कहते हैं, बंधेगा। आज के समय पे ऐसा हो ही नहीं सकता ना बंधे, अनटिल एंड अनलेस कुछ कंडीशन मैंने बता रखी है वीडियोज में कि लड़की कमाती हो, लड़की के एडल्ट्री के कंक्रीट प्रूफ हो, दो चीज है बस, अदरवाइज बनेगा। अब अगर इसके बावजूद आपको कहा जाता है नहीं बनेगा, तो भैया फिर आप खुद समझदार हो, और गलत फहमियों में आकर के केस को लड़ोगे तो फिर हानि उठाओगे। आपको पता है बहुत सारे लोग मेरे से खफा होकर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि मैं उनको एकदम क्लियर कट कह देता हूं कि भैया हो ही नहीं सकता जो तुम कह रहे हो, या इसमें ऐसा नहीं होगा, या इसमें आपका इतना मेंटेनेंस बनेगा। वो सुन के उसको बड़ा दुख होता है, वो कहता है बस सर आप रहने दो, मैं वहां गया था, वहां तो मेरे को बताया जा रहा मेंटेनेंस नहीं बनेगा। अब बात आती है कि मैं उसको कन्विंस करूं या ना करूं। अब बात है मैं उसको कन्विंस ना करूं, क्योंकि जिसको समझना है वो एक बार में समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना आप 100 बार बोलते रहो नहीं समझेगा। करना ही नहीं अपने को ऐसा काम। आपकी लाइफ, आपका केस, आपका फैसला, क्योंकि इसके बाद जो कुछ होने वाला है वो आपके साथ होने वाला है, किसी और के साथ नहीं। सारे व्यक्ति जो आपको बताते हैं ऐसा कर ले ऐसा कर ले ऐसा कर ले, सारे खड़े होकर तमाशा देखते हैं, कोई भी नहीं आता आगे आपकी मदद करने के लिए जब आप फंसते हो। तो इसलिए दोस्तों अपना भला अपना बुरा खुद सोचो। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।